हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे क्लासरूम में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हम। आज हम बात करेंगे अपोस्ट्रोफी के बारे में। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं जो कि हमने नाउन से शुरुआत की, तो हमने अभी तक नाउन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज भी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है अपोस्ट्रोफी का। भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपोस्ट्रोफी के क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। सो ये ऐसा टॉपिक है जो कि मिस नहीं करना है। थोड़े से इसमें कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं। आज की क्लास में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा और वीडियो के एंड में हम लोग बहुत से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और वो क्वेश्चन जो कि आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से। सो जैसे कि हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, ग्रोथ रहेगी लाइफ में। पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। आप पे डिपेंड करता है आज आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, क्या करते हो अपनी ज़िंदगी में जिससे आपका कल बेहतर बन सकता है। अगर आज से तैयारी शुरू करते हो, मेरे साथ पढ़ाई शुरू करते हो, आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव होना लगभग तय है। तैयारी करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, नौकरी पाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अभी तक मेहनत नहीं की, किसी वजह से नहीं कर पाए, मैं हमेशा बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं, आज से तैयारी शुरू करो। स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की, लर्निंग की। सो जैसे कि मैंने कहा आज हम बात करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी ये सिंबल होता है, आपने अक्सर देखोगे अपोस्ट्रोफी इसके साथ लगा रहता है एस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीडीएस, सीयूईटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो यहाँ पर जब हम अपोस्ट्रोफी की बात करते हैं सिंबल की, इंग्लिश में इसके दो तरह के यूज़ होते हैं मेनली। एक तीसरा भी यूज़ होता है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। दो तरह के यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दो तरह के यूज़ हैं ये, पोजेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो तीसरा यूज़ है जो कम दिखाई देता है लेकिन हाँ फिर भी उसका एक यूज़ है, वो होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। सो तीन आपके यूज़ हैं पोजेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के लिए। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, बहुत ही हैवी वर्ड्स लग रहे हैं, पोजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, प्लूरल फॉर्म्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, अभी आपको सब क्लियर करूंगी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के। सो यहाँ तक इतना ध्यान में रखना है कि अपोस्ट्रोफी आपको तीन तरह से देखने को मिलता है इंग्लिश में। चलिए शुरुआत करते हैं पोजेशन से। तो ये आपका फर्स्ट यूज है पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग होता है किसी चीज पर हमारा अधिकार होना, हमारा हक होना। हम पजेस करते हैं कोई चीज, हम ओन करते हैं कोई चीज। तो यहां पर बच्चों बात होती है ओनरशिप की, पोजेशन की। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में। ये जो आपका यूज है अपोस्ट्रोफी, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए यहां पर रूल क्या कहता है, जब भी नाउन, संज्ञा, लिविंग बीइंग है, कोई जीव वस्तु के लिए यूज की जा रही है, सिंगुलर है, तो हम उसमें ऐड करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। सॉरी, ये सिंबल इस तरह का होता है, अपोस्ट्रोफी एस। सो आपका रूल क्या कहता है कि जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, एक वचन संज्ञा है, जीव वस्तु के लिए है, लिविंग बीइंग के लिए है, तो हम उसमें ऐड करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। और यहां पर आपको दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन। अगर आप मैच करो इससे, रूल से, इन एग्जाम्पल्स को, लिविंग बीइंग है, बिल्कुल है, नाउन है, बिल्कुल है, सिंगुलर है, बिल्कुल है। तो यहां पर जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जिस पर इस नाउन का हक है, अधिकार है, ये नाउन इसका ओनर है, इसको पोजेस करता है, तो हम क्या करते हैं, नाउन के साथ ऐड कर देते हैं अपोस्ट्रोफी एस। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर नाउन है, लिविंग बीइंग है, आपको
ओनरशिप की बात करनी है, कोई ऐसी चीज की बात करनी है जो कि वो ओन करता है, जिस पर उसका अधिकार है, तो अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करो और उसके साथ उस चीज का नाम लिख दोगे। जैसे कि लड़के की किताब तो द बॉयज बुक, राजा का क्राउन तो द किंग्स क्राउन, राइट। सिमिलरली यू कैन से गर्ल्स फोन, लड़की का फोन, गर्ल्स फोन। तो यहां पर बच्चों मीनिंग क्या देखने को मिल रहा है, हम रिप्लेस करते हैं जो हिंदी में होता है ना, बोलते हैं का, जैसे कि लड़की का फोन का, तो ये जो का है इसको रिप्लेस कौन करता है, अपॉस्ट्रोफी एस, राइट। आप ऑफ का भी यूज कर सकते हो, हम इंग्लिश में ऑफ का भी यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। अगर आप बोलोगे द बुक ऑफ द बॉय, तो ये भी एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। आप चाहे द बॉयज बुक बोलो, द बुक ऑफ द बॉय बोलो, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। यहां पर यूज हुआ है ऑफ का, यहां पर यूज हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस का, दोनों ही पोजेशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या निकला कि ऑफ को अगर हम हटा देते हैं पोजेशन शो करने के लिए, तो किसका यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का, जो कि हिंदी में का को रिप्लेस करता है। लड़के की किताब द बॉयज बुक और द बुक ऑफ द बॉय। बहुत ही सिंपल सा रूल है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, ये भी पोजेशन से रिलेटेड है। अब यहां पर नाउन क्या हो गई, सिंगुलर की जगह हो गई है बस प्लूरल। अभी भी हम नाउन की बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, संज्ञा जो कि जीव वस्तु के लिए है, अब हो गई बहुवचन एक वचन से। तो अब बहुवचन जब संज्ञा हो जाती है, जब प्लूरल नाउन हो जाती है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था नाउन में, अगर आपको याद हो, कि बहुत ही इजी तरीका होता है किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। और वो तरीका क्या रहता है आपका, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूं बॉय, बहुत ही इजी तरीका होता है इसको प्लूरल बनाने का, उसके पीछे हम एस या फिर ईएस ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बॉयज, अगर आपको याद हो, है ना। तो अब जब प्लूरल नाउन हो जाती है, बहुवचन संज्ञा हो जाती है, तो उसके पीछे अक्सर हम देखते हैं एस ज्वाइन हो जाता है, जिनके पीछे एस ज्वाइन होता है। अब एपोस्ट्रोफी का रूल क्या कहता है, प्लूरल नाउन्स जिनके पीछे एस या फिर ईएस आता है, उसमें बच्चों आप क्या करोगे, उसमें एपोस्ट्रोफी का यूज होगा सिर्फ और सिर्फ, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। तो हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी, एस का यूज नहीं करोगे। उन प्लूरल नाउन के पीछे जिनमें एस और ईएस एंड में आता है, आप यूज करोगे एपोस्ट्रोफी का, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे कि स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, एस प्लूरल नाउन है, एस में एंड हो रही है, आप देख सकते हो। तो यहां पर अधिकार दिखाने के लिए, पोजेशन, ओनरशिप दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स बुक्स। अब यहां पर भी बच्चों वही कॉन्सेप्ट है, आप ये भी बोल सकते हो बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों का मतलब एकदम सेम है, लेकिन एपोस्ट्रोफे में हम ऑफ को हटा देंगे, हम एपोस्ट्रोफे से अपना ओनरशिप जो है वो शो कर रहे हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स बुक्स। सिमिलरली हॉर्सेस, अब ये दोबारा एक प्लूरल नाउन है जिसके पीछे एस ई एस आ रहा है। आपको अधिकार की बात करनी है, पोजेशन की बात करनी है, सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज करोगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करोगे और बोलोगे हॉर्सेस टेल्स। अब देखिए बच्चों, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको ध्यान से देखना, यहां पर आपको क्या अलग दिख रहा है इस थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में अलग बात यह है कि ये प्लूरल नाउन तो है, लेकिन अब इसके पीछे एस या फिर ईएस नहीं है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज प्लूरल, हम सब जानते हैं। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, बहुत से बच्चे हैं तो हम चिल्ड्रन बोलेंगे। तो प्लूरल नाउन तो है बच्चों, है ना, लेकिन अब इसके आगे, सॉरी, इसके एंड में एस या फिर ईएस आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर बच्चों आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे, यहां पर एस आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चों का पार्क, तो उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में,
चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क। जैसे मैंने बताया हिंदी में जो आपका का होता है उसको बोलते हैं ये अपोस्ट्रोफी एस, बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, राइट। सो सिंपल सा रूल है, प्लूरल नाउन है, अगर उसके पीछे एस या ई एस आ रहा है, पोजेशन शो करने के लिए आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी सिंबल का यूज करोगे। अगर प्लूरल नाउन है उसके पीछे एस या फिर यस नहीं आ रहा, जैसे कि ये, तो पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। यहां पर करोगे एस का यूज, यहां पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। एंड मैंने बहुत बच्चों को देखा है, प्लीज ये गलती मत करना, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज ये ब्लेंडर कभी भी मत करना। देखो बच्चों, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन है, सभी को पता है। चिल्ड्रंस इंग्लिश में कुछ नहीं होता बच्चों, प्लीज ये जो वर्ड है ना ये मत लिखा करो इंग्लिश में। चिल्ड्रंस इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, डू नॉट डू दैट, इट्स अ ब्लंडर। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हो, एसएससी के लिए सीख रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो तो प्लीज मत करो। चिल्ड्रन होता है, बहुत से बच्चे, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता। आपको अगर पोजेशन की बात करनी, अधिकार की बात करनी है, अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, तब बात करो। बच्चों का पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। नाउ अभी हम अधिकार की बात करें तो हम ये देख रहे थे कि हम अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, राइट। अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज अवॉइड करेंगे, हमें कहाँ कहाँ पर ये यूज नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। अब डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस इन द फॉलोइंग केसेस। सो कहाँ कहाँ पर हमें इसका यूज नहीं करना है। फर्स्ट, नॉन लिविंग बींग्स के केस में, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम, अगर हमें पोजेशन शो करना है, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मुझे बोलना है चेयर के लेग्स, टेबल के लेग्स, तो मैं ये नहीं बोलूंगी टेबल्स लेग्स, चेयर्स लेग्स, इट्स एन इनकरेक्ट वे टू राइट इट। यू विल यूज ओनली ऑफ, तो यहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते बच्चों, यहां पर हम यूज करते हैं ऑफ का। तो ध्यान में रखिएगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए आप ऑफ का यूज करके ही पोजेशन की बात कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, लेग्स ऑफ टेबल, सिंपली। दैट इज द करेक्ट वे टू write it or to say it in case of non-living beings, ध्यान में रखिएगा। सेकंड है कि जब हम कोई ऐसा नाम, अब फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर है प्लूरल है, कोई भी नाम है, नाउन है, किसी जीव वस्तु की बात हो रही है, अगर उनके एंड में ऑलरेडी एस आता है नाम में, तो हम जनरली अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, हम सिर्फ सिंबल का यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो एंड में बहुत से एस की साउंड जब कंबाइन हो जाती है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड, तो वो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ मोजेस लॉ, जीसस सेक, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके एंड में आप देख रहे हो ऑलरेडी एस प्रेजेंट है। अगर यहां पर पोजेशन शो करने के लिए, अगर मुझे बोलना है कि मोजेस का लॉ, अगर पोजेशन शो करना है और मैं अपोस्ट्रोफी एस का यूज करती हूं तो बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड आएगी। आप एक बार बोल के ट्राई करके देखना, मोसेस लॉ, मोसेस लॉ। तो ये जो हिसिंग साउंड है एंड में बच्चों, इसको अवॉइड करने के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर हम सिर्फ यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का, पोजेशन शो करने के लिए। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे नाउन ऐसी फॉर्म में होते हैं जहां पर नाउन में कोई टाइटल होता है या फिर नाउन में कुछ एक से ज्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो वहां पर हमें क्या करना होता है कि हम पोजेशन शो करने के लिए बच्चों अपोस्ट्रोफी या फिर अपोस्ट्रोफी एस, इसका यूज करते हैं लास्ट वाले वर्ड के साथ, अंतिम शब्द के साथ।
जैसे कि मैं कहूँ द किंग ऑफ भूटान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पूरा एक नाम है, किंग ऑफ भूटान, भूटान का राजा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो ये पूरा टाइटल है तो नाउन ही। तो ऐसे वर्ड्स में आप क्या करोगे कि अगर आपको पोजेशन की बात करनी है तो आप ज्वाइन कीजिए एपोस्ट्रोफे या फिर एपोस्ट्रोफे एस को लास्ट वर्ड के साथ। जैसे कि भूटान के राजा की विजिट, सो हम बोलेंगे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। ये आपका पूरा नाउन था, किंग ऑफ भूटान। एंड वाले वर्ड के साथ आपको दिख रहा है एपोस्ट्रोफी एस शो करने के लिए कोई पोजेशन। Similarly, the Prime Minister of Mauritius speech. The Prime Minister of Mauritius speech. Prime Minister of Mauritius speech. अब यहां पर भी एक और मिस्टेक है जो कि अभी हमने देखा था कि हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंड में जनरली एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफे एस का, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक एस प्रेजेंट है, तो जनरली इसको अवॉइड करके ही बोला जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, पूरा एक नाउन है, टाइटल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, पोजेशन शो करने के लिए एपोस्ट्रोफे एस को यूज करोगे एंड वाले वर्ड से। सिमिलरली, माय सिस्टर इन लॉज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ। सिस्टर इन लॉ, अगर आपको याद हो हमने नाउन्स में पहले डिस्कस किया था, ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर भी अगर आपको अधिकार की बात करनी कि मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी, तो यहां पर एंड वाले वर्ड के साथ आप यूज करोगे सिस्टर इन लॉज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ। ऐसे नहीं बोलोगे कि सिस्टर्स, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे, नेवर। सिस्टर इन लॉज वेडिंग इज नेक्स्ट मंथ। और मैंने बहुत से बच्चों को देखा, अगेन ये पता नहीं क्यों आप लोग इस छोटे से टॉपिक में, इस छोटे से कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हो बच्चों। यहां पर बात हो रही है पोजेशन की। अगर मैं यही शब्द अब आपके लिए लिखूं, हमने ये पहले भी बात की थी, सिस्टर इन लॉ, मैंने दोबारा से यही शब्द लिखा। अब मैं यहां पर बात कर रही हूं इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने की। ये अपोस्ट्रोफी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को इस चीज में एरर करते हुए। अब बच्चों, सिस्टर इन लॉ सिंगुलर है, हमें पता है, राइट। अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो बच्चों वहां पर आप पहले शब्द के साथ एस या फिर ईएस का यूज करते हो। आप एंड वाले शब्द के साथ एस या फिर ईएस का यूज नहीं करोगे। जब आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप बोलोगे सिस्टर्स इन लॉ। अब बच्चों वहां पर ये गलती मत करना कि वहां पर भी आप बोल दो सिस्टर इन लॉज, प्लूरल बना दिया, नो। जब आपको प्लूरल बनाना है तो सिस्टर को सिस्टर्स बनाओ, इन लॉ वैसे ही रहेगा। अगर आपको पोजेशन की बात करनी है तो एंड के वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करो, सिस्टर का सिस्टर ही रहेगा। ये दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इनको प्लीज मिक्स मत करना, प्लीज। मैंने बहुत बच्चों को देखा ये मिस्टेक करते हुए, इसीलिए दोबारा से आपको यहाँ पर ये रिवाइज करा रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं पोजेशन की। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो नाउन होते हैं, दोनों का कॉमन पोजेशन हो सकता है, दोनों का सेपरेट पोजेशन भी हो सकता है। मतलब हम कभी ऐसी किसी एक चीज की बात कर सकते हैं जो कि जिस पर ए का भी हक है, बी का भी हक है, या फिर हम बात कर रहे हो एक ही सेंटेंस में ए के किसी अधिकार की हक की और बी के किसी अलग अधिकार की हक की। तो ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, सलीम एंड करीम्स बेकरी। अब आप पहले वाले में क्या देख रहे हो कि दो नाम हैं, दो नाउन हैं, ए बी, लेकिन अपोस्ट्रोफी किसके साथ लगा है? सिर्फ बी के साथ, ए के साथ नहीं है। लेकिन अधिकार, ओनरशिप बेकरी पर दिखाई जा रही है, राइट। तो बात हो रही है पोजेशन की। हाँ, दो आपके नाउन्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है एक के साथ। यहां पर मीनिंग क्या है कि एक ऐसी बेकरी है जो कि कॉमन पोजेशन है सलीम का भी और करीम का भी। तो ऐसे केस में आप बच्चों क्या बोलोगे?
सलीम एंड करीम्स बेकरी। आप एपोस्ट्रोफे एस लगाओगे सिर्फ बाद वाले शब्द के साथ, इससे हमें पता चलेगा कि हम एक ही बेकरी की बात कर रहे हैं। इसका ओनर जो है वो सलीम भी है और इसका ओनर जो है वो करीम भी है। तो ये मीनिंग रहेगा आपका यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, सलीम्स एंड करीम्स बेकरी। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ए के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लगा है, बी के साथ भी, और सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में भी यही है, ए के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस है और बी के साथ भी। तो जब दोनों सब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा है, अब यहां पर मीनिंग है हम कॉमन पोजेशन की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम यहां पर बात कर रहे हैं सेपरेट पोजेशन की। और अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर कि जब हम सेपरेट पोजेशन की बात करें, अगर मैं कह रही हूं कि सलीम की जो बेकरी है वो अलग है, करीम की जो बेकरी है वो अलग है, तो कितनी बेकरी होंगी? एक होगी या दो होंगी? नेचुरल है, दो होंगी। सलीम की अलग बेकरी है, करीम की अलग बेकरी है। तो क्या मैं बेकरी बोल सकती हूं अगर दो हैं तो? बेकरी तो भैया सिंगुलर हुआ ना। अगर दो हैं तो आप बेकरी तो बोल ही नहीं सकते, आपको बोलना है बेकरीज। ये तो आप बोल ही नहीं सकते। तो सेकंड फॉर्म जो है ये एकदम इनकरेक्ट है, आप इस तरह से नहीं बोल सकते। अगर आपको बच्चों दो अलग अलग पोजेशन दिखाने हैं तो पोजेशन को भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। और दो अलग अलग पोजेशन कैसे पता चल रहे हैं? क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफे एस अलग अलग लगा हुआ है। अब जो थर्ड वाला सेंटेंस है ये सही तरीका है बोलने का, सलीम्स एंड करीम्स बेकरीज, मतलब सलीम की अलग बेकरी है, करीम की अलग बेकरी है। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कॉमन पोजेशन शो करना है, दो तीन जितने भी सब्जेक्ट है एंड वाले के साथ लगाइएगा एपोस्ट्रोफे एस। अगर सेपरेट पोजेशन शो करना है, सारे सब्जेक्ट के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफे एस लगाकर जो पोजेशन होगा उसको भी लिखना है प्लूरल फॉर्म में। तो चलिए अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफे के दूसरे यूज की। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है शॉर्टेंड वर्ड्स। जब शब्दों को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उनको शॉर्टेंड कर दिया जाता है। तो शॉर्टेंड वर्ड्स बनाने के लिए हम अक्सर यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे का। आपने अक्सर इंग्लिश में ये वर्ड्स देखे हैं, इट्स, आई एम, शुड, राइट। सो ये क्या है? ये आपके बच्चों शॉर्टेंड वर्ड्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है। जो शॉर्ट फॉर्म्स हम बोलते हैं ना, ये शॉर्टेंड वर्ड्स हैं सारे। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफे दिख रहा है आपको, एपोस्ट्रोफे एपोस्ट्रोफे एपोस्ट्रोफे, क्योंकि इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये बनता है इट इज, आई एम, शी हैड या फिर शी वुड। दोनों को ही एपोस्ट्रोफे और डी के साथ लगाकर आप यूज कर सकते हो। तो ये रहता है आपका दूसरा यूज एपोस्ट्रोफे सिंबल का इंग्लिश में। अब दोबारा से यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं? अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्म में। ये जो बच्चों आपका एपोस्ट्रोफे के साथ लगा है ये है इट इज, और एक होता है इट्स। इट्स बहुत ही अलग चीज है। इट्स होता है पोजेशन शो करने के लिए, जैसे कि मैं कहूं द cat moved its tail, कि बिल्ली ने अपनी पूंछ हिलाई। द कैट मूव्ड इट्स टेल। तो यहां पर बिल्ली, कैट, इसका पोजेशन क्या है? टेल। तो पोजेशन शो करने के लिए बिल्ली के पोजेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इट्स का। ये इट्स बच्चों पोजेशन के लिए होता है। इसकी बात हम करेंगे अभी अगला चैप्टर जो हम प्रोनाउन का पढ़ेंगे तो उसमें हम इट्स की बात करेंगे। यहां पर ध्यान रखना कि ये इट्स होता है बच्चे पोजेशन के लिए और ये इट्स होता है इट इज। आप कभी भी ये वाला जो है पोजेशन शो करने के लिए नहीं यूज कर सकते। सिमिलरली ये वाला इट्स आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये एक अलग फॉर्म है, ये एक अलग फॉर्म है। प्लीज दोनों में कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा ये मिस्टेक करते हुए, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें भी। आगे हम क्वेश्चंस
करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनमें बहुत बार इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां पर भी मैं आपको बार बार रिवाइज करवाती रहूंगी ये चीज। पर जैसे जैसे पढ़ाया जाता है तो ध्यान रखिए, राइट। अपनी कॉपी में कहीं इसका नोट बना लो, जब भी क्लास डिस्कस हो रही है, क्लास में आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर पढ़ रहे हो मेरी यूट्यूब वीडियो में, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको अलग से एक नोट बनाकर वहाँ पर लिख लीजिएगा कि इन दोनों में फ़र्क होता है। ये हो गया इट्स पोजेशन के लिए, और इट एपोस्ट्रोफे एस ये जो होता है ये शॉर्टन फॉर्म है इट इज का। तो चलिए, अब ये तीसरा आपका यूज है पोजेशन का, सॉरी एपोस्ट्रोफे का, एपोस्ट्रोफे एस का। अभी तक हमने दो यूज देखे, एक था पोजेशन, दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन। ये तीसरा है जब हम लेटर्स और नंबर्स का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस को यूज करते हैं, जैसे कि माइंड योर पीस एंड क्यूज, I can only read once on the screen। तो यहां पर आप देख रहे हो लेटर है P Q, नंबर है 1। तो जब मुझे बोलना है, मान लो बहुत से ऐसे लिखे हैं P P P P कहीं पर, या बहुत से लिखे हैं Q Q Q Q, या लिखे हैं बहुत से 1 1 1 1 1, राइट। तो आप इन सब को इंग्लिश में क्या बोलोगे? पीस, ये वाला। इन सब को इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्यूज, ये वाला। और इन सब को इंग्लिश में क्या बोलोगे? वंस, ये वाला। तो लेटर और नंबर के प्लूरल बनाने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, राइट। अब इसके अलावा क्या यूज होते हैं एपोस्ट्रोफे एस के? बहुत बार आप लोग देखते होंगे इडियम्स में हम यूज करते हैं, जैसे कि ये एट अ स्टोन्स थ्रो, एट हिज विट्स एंड। तो इडियम्स में भी बहुत बार इनका यूज देखा जाता है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट हिज विट्स एंड। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किसी चीज में, किसी नाउन में टाइम की, उसके डिस्टेंस की, उसके वेट की, वहां पर भी एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है, एपोस्ट्रोफे एस का। जैसे कि अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम। तो एक हफ्ते की छुट्टी, एक साल का टाइम, इन अ ईयर्स टाइम, अ वीक्स हॉलीडे। तो यहां पर भी आप लोग देखते हो हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफे एस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी, ये होता है डबल एपोस्ट्रोफे का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों कभी भी इंग्लिश में डबल एपोस्ट्रोफे का यूज मत करना, मतलब दो शब्द एक साथ हैं, कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं, दोनों में एपोस्ट्रोफे एस को लगाकर कोई पोजेशन कभी भी मत शो करना। जैसे कि यहां पर लिखा है माई वाइफ्स सेक्रेटरीज डॉटर इज गेटिंग मैरिड। अगर आपको बोलना है मेरी वाइफ की सेक्रेटरी की बेटी, तो हिंदी में तो बच्चे हम की दो बार लगाकर बिल्कुल बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में आप इन दोनों, ये जो की या का जो भी यहां पर आएगा, उन दोनों को रिप्लेस करके एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते। एक एपोस्ट्रोफे एस का यूज कर लो, एक में ऑफ का यूज कर लो। तो डबल एपोस्ट्रोफे मत यूज करना, एक में एपोस्ट्रोफे एस यूज कर लो और दूसरे में यूज कर लो ऑफ का। ऑलराइट, तो यहां पर अब इसको कैसे चेंज कर सकते हो? डॉटर के साथ जो यहां पर लिखा है इस वाले को रिप्लेस कर दो। तो डॉटर को बना दो सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है इज गेटिंग मैरिड, ये किसके लिए बोला गया है? डॉटर के लिए, है ना। माय वाइफ सेक्रेटरी के लिए तो नहीं बोला गया, उनकी बेटी की शादी होने वाली है। तो इसको बना दो सब्जेक्ट, तो बोल दोगे डॉटर या फिर द डॉटर, इसको द से बिगिन कर सकते हो ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। द डॉटर ऑफ माय वाइफ्स सेक्रेटरी, और फिर बोल दोगे इज गेटिंग मैरिड। तो ये होता है करेक्ट फॉर्म इंग्लिश में। एक को रिप्लेस कर दो ऑफ से, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है उसको, है ना, और बाकी सेंटेंस लिख दो एज इट इज। सिमिलरली नीचे वाला क्या कह रहा है? द मीटिंग स्पोक्स पर्सन वर्ड्स डिड नॉट मीन मच, के मीटिंग के स्पोक्स पर्सन के शब्द का ज्यादा मायने नहीं था। तो द वर्ड्स ऑफ द मीटिंग्स स्पोक्स पर्सन डिड नॉट मीन मच, इस वाले अपोस्ट्रोफे एस को हटा दो,
वर्ड्स को ले आओ आगे, उसके बाद लगा देना ऑफ, बाकी लिख देना एज इट इज। तो हमेशा अवॉइड कीजिए डबल यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे का। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था आज का, एपोस्ट्रोफे एस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ रूल्स हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, सारे ही रूल से रिलेटेड। अब आज की क्लास में मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाकर ही इस क्लास को फिनिश कर रही हूं। आज की क्लास में आपको वीडियो में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए गए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि वीडियो में आपके जो कमेंट्स हैं डाउन राइट, वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट्स दिखाई दिए गए हैं वहां पर होंगे आपके क्वेश्चंस। तो जाइए कमेंट्स रीड कीजिए, वहां पर आंसर कीजिए, और अगली क्लास में मैं शुरुआत करूंगी उन्हीं के आंसर से। तो पहले उन्हीं का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट्स पढ़ना ना भूले, वहां पर जाकर ज़रूर अपने आंसर्स करें, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको बच्चे कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ अभी भी नहीं समझ आई है, तो प्लीज़ कॉमेंट में अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ वहाँ पर। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कोई भी ज़रूरी क्लास आपसे मिस ना हो। धन्यवाद मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।